मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राम मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 13th चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री करेंगे। स्टूडेंट्स, तो आज मैं इस चैप्टर की इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं ये चैप्टर आप सभी को स्टार्ट करवाऊँ, मेरी उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। जो मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि उन बच्चों को हर आने वाली वीडियो का पता चल सके। देखिए, सबसे पहले हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या है स्टूडेंट्स। द ज्योमेट्री विच डिफाइन ए पोजीशन ऑफ ए पॉइंट in space by 3 numbers x, y, z is called 3-dimensional geometry। स्टूडेंट्स, ये रूम है, रूम में कहीं पे भी ये स्पेस है। स्पेस में अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे, तो इस पॉइंट की पोजीशन क्या है उसको डिफाइन करने के लिए जिस ज्योमेट्री का यूज करते हैं हम उसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। जैसे हमने कोऑर्डिनेट प्लेन किया था, हमने 2 डायमेंशनल, उसमें हमारे पास 2 एक्सिस होती थी, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। और सपोज ये 1 है, ये 0 2 1 2 3। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, इसकी पोजीशन क्या है इस प्लेन के ऊपर, तो इसकी पोजीशन एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 2 है, यानी 2 2 है इसकी पोजीशन, यानी x के सामने 2 और y के सामने 2। तो दिस इज अ पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट। इसी तरह से अगर हम मेरे पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस आ जाए, अब ये तो 2 डायमेंशनल प्लेन था, यानी ये एक प्लेन है, और यहाँ पे अगर मेरे पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस आ जाए, यानी ये हमारे पास क्या है x एक्सिस, ये क्या है x एक्सिस, ये नेगेटिव x, ये हमारे पास y एक्सिस है तो ये नेगेटिव y, और अगर ये z एक्सिस है तो ये नेगेटिव z। ये 3 डायमेंशनल प्लेन में हमारे पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है ये। स्टूडेंट्स, वैसे हम ये +1 में कर चुके हैं, इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री लाइक कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, हम +1 क्लास में कर चुके हैं। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशो ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, प्लेन इन स्पेस, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, 2 प्लेन्स, ये सब हम इस चैप्टर में करेंगे। और इस चैप्टर में हम वेक्टर अलजेब्रे का यूज करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स वेक्टर अप्रोच इस चैप्टर की स्टडी को इजी और सिंपल बना देती है, तो इसलिए हम वेक्टर अलजेब्रे का इस चैप्टर में यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने +1 में किया था कि ये एक्स एक्सिस है और ये y ये x डैश लगा ले, x डैश हमारे पास x एक्सिस है, y डैश हमारे पास y एक्सिस है, और z डैश हमारे पास क्या है z एक्सिस है। ये तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। ये सपोज करो ये वाली जो एक्सिस है मेरे पास, ये वाली देखिए जहाँ पे मैंने पेन को रखा हुआ है, और ये इधर भी और इधर भी जहाँ मेरी उंगली है, ये सारी हमारे पास हमने x एक्सिस जूम कर ली। और ये जो स्टूडेंट्स ये मैंने खड़ा किया इसको, पेन को, और नीचे की ओर भी है, ये इसी तरह से ये y एक्सिस जूम कर ली। और स्टूडेंट्स, अगर ये इस एक्सिस को हम z एक्सिस जूम करते हैं तो इस साइड में ये भी क्या है z है, क्योंकि ये z पॉजिटिव है और इस साइड में क्या है z नेगेटिव है। इधर x पॉजिटिव, इधर x नेगेटिव, इधर y पॉजिटिव और ये नीचे y नेगेटिव। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये ये ओरिजिन है स्टूडेंट्स, o x डैश, ये x डैश है स्टूडेंट्स। हमारे पास x o x डैश, ये x एक्सिस,
और ये वाई, ये ओ और नीचे की ओर वाई डैश, क्योंकि नेगेटिव वाई है वाई एक्सिस, और ये है इस साइड में, नीचे इस साइड में बढ़ेंगे ये जेड, ये जेड ओ और जेड डैश, ये क्या है जेड एक्सिस है। अब इन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस को जब हमने लिया स्टूडेंट्स, तो ये क्या डिटरमाइन करती है स्टूडेंट्स, ये 3 प्लेन बनाती है। 3 म्यूचुअली एक्सिस हमारे पास 3 प्लेन बनाते हैं। अब देखिए ये एक्स एक्सिस थी, तो ये वाला जो प्लेन बना, ये देखिए ये वाला जो प्लेन है, ये देख रहे हो आप, ये चीज़ है, दिस इज प्लेन, ए फ्लैट सरफेस इज प्लेन। ये जो प्लेन है स्टूडेंट्स, ये देखिए जिसको मैं, ये देखिए ये जो दिखा रहा हूँ, ये प्लेन है इस साइड में, तो ये एक प्लेन हो गया। और ये वाई एक्सिस थी स्टूडेंट्स, और नीचे भी, तो ये वाला जो प्लेन है ये अलग प्लेन है, दूसरा प्लेन हो गया। देखिए ये एक प्लेन हो गया, ये दूसरा प्लेन हो गया, और ये वाला जो है स्टूडेंट्स, ये एक हो गया हमारे पास, ये दूसरा होगा, और एक ये वाला प्लेन है, ये वाला, और इसी तरह से नीचे है, तो ये तीसरा प्लेन हो गया। यानी ये 3 एक्सिस स्पेस में 3 प्लेन को डिफाइन करती है, यानी 3 प्लेन को डिटरमिन करती है, यानी 3 प्लेन हमें दिखाती है। और जो ये 3 प्लेन है स्टूडेंट्स, ये देखिए एक ये प्लेन है, ये देखिए ये वाला प्लेन है, ये फ्लैट सरफेस को हम प्लेन बोलते हैं, तो ये प्लेन है, ये देखिए, और एक ये वाला प्लेन है 2, एक ये प्लेन है स्टूडेंट्स, एक नीचे है, देखिए एक तो ये वाला प्लेन है, ये नीचे तक गया हुआ है, इसको अगर मैं निकाल लूँ, ये प्लेन, एक दूसरा प्लेन ये है, और एक तीसरा ये है स्टूडेंट्स, ये वाला प्लेन तीसरा है नीचे तक। तो ये जो 3 प्लेन हैं, ये 3 प्लेन स्पेस को 8 ऑक्टेंट में डिवाइड करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट वैसे इजीली, वैसे आपको अगर मैं पेपर पे बना करके दिखाते, ये समझ नहीं आना था। अब देखिए मैंने जब 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस से 3 प्लेन लिए, ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, देखिए सभी पे 90 डिग्री का एंगल है, और इन्होंने 3 प्लेन को डिफाइन कर दिया। तो जब 3 प्लेन बने, तो इन 3 प्लेन ने स्पेस को 8 ऑक्टेंट में डिवाइड किया। देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और इसी तरह से 4 नीचे है, ये 5th, ये 6th, और ये 7th, और ये 8th। तो हमारे पास जो 3 प्लेन है वो स्पेस को कितने ऑक्टेंट में डिवाइड करते हैं, 8 ऑक्टेंट में। ये आपने देख लिए, यहाँ पे मैंने आपको ये मॉडल बना करके दिखाया है। जो 3 प्लेन है वो स्पेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 8 ऑक्टेंट में डिवाइड करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब जो ये 3 प्लेन हैं कौन कौन से स्टूडेंट्स, अगर मैं इस प्लेन की बात करूं, देखिए यहाँ पे अब मैंने अगर ये वाली वाई एक्सिस ली है, अगर मैंने ये देखिए ये एक्स एक्सिस ली है, जहाँ पे पेन है, ये पेंसिल दिखाना, और ये मैंने ली है वाई एक्सिस। अगर ये इस प्लेन की बात करूं, जो ये वाला प्लेन है, इस प्लेन पे देखिए स्टूडेंट, कोई भी कोऑर्डिनेट है ना इस प्लेन पे, यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट, एक्स के सामने क्या है हमारे पास ये, और एक थोड़ा सा और मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस, और ये जहाँ पे मैंने कैप रखी है स्टूडेंट्स, आप इसको पकड़ना मिलन, यहाँ पे इसको पकड़ो, आप ऐसे पकड़ के रखो। अब ये देखिए आप इसको यहीं पे पकड़ के रखो आप, देखिए ये एक्स एक्सिस है, इस साइड में भी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्स है तो नीचे की ओर भी वाई है, ये जेड एक्सिस है तो इस साइड में जेड। अब इस प्लेन की बात करें तो यहाँ पे कोई पॉइंट है, अगर यहाँ पे इस प्लेन पे कोई पॉइंट है तो यहाँ पे देखिए एक्स के सामने कुछ ना कुछ वैल्यू है, सपोज करो ये 2 है, यहाँ पे 2, और वाई के सामने भी यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन जेड एक्सिस की ओर हम नहीं बढ़े। तो यानी ये कौन सा प्लेन है, एक्स और वाई की वैल्यू को देता है, तो ये एक्स वाई प्लेन है ये वाला। अगर मैं इस प्लेन पे कोई पॉइंट लेता हूँ, ये देखिए इस प्लेन पे, तो यहाँ पे ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये वाला प्लेन है जेड एक्स प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन है, ये जेड एक्स प्लेन है, और ये वाला प्लेन अगर मैं लूँ तो ये देखिए वाई एक्सिस है, ये हमारे पास कौन सी एक्सिस है, जेड, तो ये वाई जेड प्लेन है। तो हमारे पास थ्री टाइप्स के प्लेन है हमारे पास, एक है एक्स जेड, एक है वाई जेड, और एक है एक्स वाई। 3 प्लेन हो गए स्टूडेंट्स। अब जो ये एक्स है और ये वाई है, ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन पे कहीं पे चले जाओ, यहाँ पे कहीं पे चले जाओ, तो जेड के सामने जो है 0 है, क्योंकि जेड ये है, तो जेड के सामने हम नहीं बढ़े, तो एक्स वाई प्लेन पे जेड की वैल्यू 0। अगर ये वाई जेड है, ये हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन था,
और ये अगर मेरे पास x है और ये z, ये x z प्लेन है, x z के सामने y की वैल्यू 0 है, x z प्लेन पे यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले इस प्लेन पे, तो y की वैल्यू 0, क्योंकि y तो ऊपर की ओर है या नीचे की ओर है, ये हम ना तो ऊपर की ओर गए ना नीचे की ओर गए। और जो ये वाला प्लेन है ये है y और z प्लेन, ये y z प्लेन पे अगर इस यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ तो ना तो इस साइड में बढ़े हम ना इस साइड में बढ़े, यानी x की वैल्यू क्या है 0। यानी यहाँ से सिंपल से मुझे एक चीज़ पता चल गई, यानी जो 3 एक्सिस है वो कितने प्लेन को डिटरमिन करती है, 3 प्लेन को। एक है प्लेन एक्स वाई प्लेन और एक है वाई जेड प्लेन और एक कौन सा है स्टूडेंट्स, जेड एक्स प्लेन। तो जो एक्स वाई प्लेन है स्टूडेंट्स, एक्स वाई प्लेन पे हमने देखा, एक्स वाई प्लेन पे हमारी जेड की वैल्यू क्या होती है 0, और वाई जेड प्लेन पे एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जेड एक्स प्लेन पे हमारे पास y की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी जो एक्स वाई प्लेन है वहाँ पे कोऑर्डिनेट x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, y की लेकिन z की वैल्यू 0 होगी। यानी इस तरह के कोऑर्डिनेट हो गए। और जो हमारे पास वाई जेड प्लेन है, तो वाई जेड प्लेन पे हमारे पास x की वैल्यू 0 होगी, y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, z की भी होगी। और जो जेड एक्स प्लेन है उसमें x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो हमारे पास 3 प्लेन पे कोऑर्डिनेट इस तरह के होते हैं। अगर वो प्लेन वो पॉइंट स्पेस में है, सपोज करो वो यहाँ पे पॉइंट है, तो देखिए यहाँ पे बीच में है पॉइंट, यहाँ पे जहाँ पे मैंने उंगली का टिप है, तो यहाँ पे टिप्स पे यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो देखिए x के सामने कितना है, इसके सामने x एक्सिस पे इतना बड़े, y एक्सिस पे कितना बड़े, y ऊपर की ओर है, तो y एक्सिस पे हम गए इतना बड़े हैं, देखिए ऊपर की ओर हम इतना आए हैं, इस साइड में इतना आए हैं, और z एक्सिस पे इतना आए हैं। तो यानी यहाँ पे x के सामने की भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, देखिए x के सामने 2 है, और y के सामने हम देख लेंगे यहाँ पे y के सामने यहाँ पे 3 है, और z के सामने हम यहाँ देखेंगे माइनस, z के सामने हमारे पास प्लस का 2 है। तो यानी यहाँ पे x की वैल्यू जो, यानी यहाँ पे एक्स वाई पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस प्लेन पे अगर हम यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें इस ऑक्टेंट में, ये फर्स्ट ऑक्टेंट था, अगर इस ऑक्टेंट में देखें तो ये x पॉजिटिव है, तो यानी x की वैल्यू तो पॉजिटिव है, और y यानी y ये ऊपर वाला है, तो ये y भी पॉजिटिव है, ये ऊपर की तरफ है, और जो z इस साइड में पॉजिटिव है और इस साइड में नेगेटिव, तो यानी x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन z की वैल्यू क्या है नेगेटिव। तो इस तरह से हम देखते हैं स्टूडेंट्स किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट किस ऑक्टेंट में कौन कौन से होंगे, x का कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, y का या z का। अगर मैं यहाँ पे इस ऑक्टेंट में देखूँ, यहाँ x पॉजिटिव है, इस साइड में x नेगेटिव, तो x की वैल्यू नेगेटिव है, और हमारे पास इस साइड में y हमारा ऊपर की ओर है, तो y पॉजिटिव है, लेकिन z इस साइड में पॉजिटिव, उस साइड में, यानी x और z नेगेटिव, y पॉजिटिव है सिर्फ इस ऑक्टेंट में। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस। अब देखिए हमने स्पेस में कोई पॉइंट है, उसके पोजीशन वेक्टर क्या होंगे। सपोज स्टूडेंट्स मेरे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, हमारे पास ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं। सपोज यहाँ पे हमने P कोई पॉइंट लिया, जहाँ पे x के सामने मैंने क्या लिया x, और y एक्सिस पे डिस्टेंस लिया मैंने y, और z एक्सिस पे डिस्टेंस जो लिया मैंने वो लिया z। तो ये x है और ये y, तो ये यहाँ पे स्पेस में है पॉइंट स्टूडेंट्स। ये कॉपी पे नहीं लिखा हुआ, ये प्लेन पे कॉपी पे अब लिखे, मुझे मैं दिखाऊंगा जब इस पॉइंट को, तो कॉपी पे तो इसी तरह से दिखेगा, लेकिन अगर स्पेस में तो थोड़ा ऊपर होगा वो स्पेस में पॉइंट कहीं पे। तो ये x एक्सिस के सामने x डिस्टेंस है, y एक्सिस पे के सामने y डिस्टेंस है, और z एक्सिस के सामने क्या है z डिस्टेंस है। तो लेट हमने यूनिट वेक्टर लिया एलोंग x एक्सिस i, तो ये कितना हो गया xi, और ये यूनिट वेक्टर एलोंग y एक्सिस हमने क्या लिया j कैप, तो ये कितना हो गया yj, क्योंकि यूनिट वेक्टर यानी यूनिट डिस्टेंस को हमने i कैप लिया वेक्टर टर्म में, यानी और x डिस्टेंस कितना हो जाएगा xi हो जाएगा, और एक यूनिट डिस्टेंस को हमने j लिया तो y यूनिट कितना हो जाएगा तो yj, और ये हो जाएगा z के यूनिट वेक्टर एलोंग z एक्सिस। तो स्टूडेंट्स इसके पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा, लेट दिस पॉइंट इज p, तो लेट OP इज पोजीशन वेक्टर ऑफ किसके है स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ P के। तो यानी OP वेक्टर क्या रहेगा स्टूडेंट्स xi प्लस yj प्लस zk। तो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस।
अब स्टूडेंट्स हम करते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। वैसे हम डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो का कंसेप्ट वेक्टर में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ दोबारा करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। आपने सिर्फ ध्यान से देखना है, बहुत शॉर्ट में आपको समझाऊंगा। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि 3DG बहुत मुश्किल है, ये हमें समझ नहीं आती। जो चीज़ें मैं बताऊँगा सिर्फ आपने उनका ध्यान रखना है, यानी 3 डायमेंशन ज्योमेट्री आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। देखिए स्टूडेंट्स, सपोज मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये क्या है, जेड एक्सिस है। लेट हमने कोई वेक्टर लिया या कोई पॉइंट लिया, लेट पी कोई पॉइंट लिया ABC। एक पॉइंट लिया, किस में लिया स्टूडेंट्स, हमने एक स्पेस में पॉइंट लिया। हुज पोजीशन वेक्टर, जो P है इसका पोजीशन वेक्टर हमने क्या एज्यूम कर लिया, R एज्यूम कर लिया, यानी OP का पोजीशन वेक्टर हमने R एज्यूम कर लिया। और इसका जो R है, R का जो एंगल है, अल्फ़ा हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ, बीटा हो गया वाई एक्सिस के साथ, और जो गामा है वो किसके साथ हो गया स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका जेड एक्सिस के साथ एंगल। लेट हमने एज्यूम कर लिया ABC, PABC be any point in space, any point in space, and R be the पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो R क्या रहेगा स्टूडेंट्स, AI प्लस R, इसका पोजीशन वेक्टर AI प्लस BJ प्लस C के रहेगा। एंड अल्फ़ा बीटा गामा आर दी एंगल ऑफ R with positive direction of X, Y, Z axis respectively। X, Y, Z एक्सिस के साथ क्या हो गए, एंगल हो गए, यानी अल्फ़ा एक्स एक्सिस के साथ है, बीटा वाई एक्सिस के साथ, और गामा क्या है, जेड एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल हो गए। तो स्टूडेंट्स इन एंगल को हम कहेंगे डायरेक्शनल एंगल, यानी ये जो पॉइंट P है इसकी डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे एंगल। तो इन एंगल को अल्फ़ा बीटा गामा आर दी डायरेक्शनल एंगल। तो डायरेक्शनल एंगल, और कोस अल्फ़ा यानी अल्फ़ा बीटा गामा आर डायरेक्शनल एंगल्स, एंड कोस अल्फ़ा, कोस बीटा एंड कोस गामा आर डायरेक्शनल एंगल थे, उनके डायरेक्शनल जो एंगल है उनके कोसाइन है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन, आर डायरेक्शन कोसाइन। और जो डायरेक्शन कोसाइन है इनको स्टूडेंट्स यूजली हम द डायरेक्शन कोसाइन यूजुअली डिनोटेड बाय, हम इनको डिनोट करते हैं स्टूडेंट, डिनोटेड बाय L, M, N। इट मीन्स L हो गया कोस अल्फ़ा, M हो गया हमारे पास कोस बीटा, और जो N है वो क्या हो गया स्टूडेंट्स, कोस गामा। अब स्टूडेंट्स हमें ये भी पता है कि अगर हमें दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो हमारे पास फार्मूला क्या है दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का। सपोज R1 एंड R2 बी टू वेक्टर, अगर R1 और R2 टू वेक्टर हैं, एंड थीटा बी दी एंगल बिटवीन देम। तो हमने वेक्टर में किया है स्टूडेंट्स, तो कोस थीटा किसके इक्वल होता था, R1 डॉट R2 बटे R1 का मैग्नीट्यूड R2 का मैग्नीट्यूड। हमने ये कहाँ पे किया है स्टूडेंट्स, वेक्टर में किया है, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का, यानी कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब कोसाइन अल्फ़ा, ये अल्फ़ा एंगल है वो किस किस के बीच में स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस के साथ, और हमारे पास किस में है, इस वेक्टर में। तो यानी कोसाइन अल्फ़ा अगर मुझे निकालना है तो वो किस किस का एंगल हो जाएगा स्टूडेंट्स,
कोसाइन अल्फ़ा हो जाएगा मेरे पास, कोसाइन अल्फ़ा है स्टूडेंट्स, ये जो कोसाइन अल्फ़ा ये किस में है, ये आई कैप यानी यूनिट वेक्टर ले लिया हमने, एक्स एक्सिस पे आई कैप यूनिट वेक्टर ले लिया, और किसके बीच में एंगल है स्टूडेंट्स, जो ये आर वेक्टर है, यानी अल्फ़ा इज एंगल बिटवीन किस किस के, यानी आर वेक्टर एंड आई वेक्टर यूनिट वेक्टर ले लिया हमने एक्स एक्सिस पे, तो यानी कोस अल्फ़ा क्या आएगा, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट यानी आर डॉट आई अपॉन आर का मैग्नीट्यूड आई का मैग्नीट्यूड, यही आएगा। आर क्या है स्टूडेंट मेरे पास, ए आई बी जे सी के की डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम किसके साथ, आई वेक्टर के साथ, अपॉन आर का मैग्नीट्यूड है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर और आई का मैग्नीट्यूड 1। अब स्टूडेंट देखिए आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो कोस अल्फ़ा कैसे आ जाएगा मेरे पास, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह से जो बीटा एंगल है वो किसके बीच में एंगल हो जाएगा, आर वेक्टर में, और ये यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस पे जे कैप में, तो वो आ जाएगा सिमिलरली कोस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कोस बीटा आ जाएगा हमारे पास बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और कोस गामा कैसे आ जाए, किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट, तो कोस गामा आएगा स्टूडेंट इसी तरह से सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी हमें यहाँ से ये पता चला, अगर मुझे एंगल पता है अल्फ़ा बीटा गामा, तो डायरेक्शन कोसाइन हो गए कोस अल्फ़ा कोस बीटा और कोस गामा, यानी कोस अल्फ़ा कोस बीटा कोस गामा, यानी एल एम एन से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मुझे सपोज अल्फ़ा बीटा गामा नहीं पता, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है ए बी सी, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा, पहला कोस अल्फ़ा निकला ए अपॉन रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कोस बीटा निकला बी अपॉन रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और कोस गामा लिया सी अपॉन रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये हो गए स्टूडेंट हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन निकालने का वे। अब करते हैं स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन टर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, यानी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम डायरेक्शन कोसाइन की टर्म में देखते हैं क्या होता है। सपोज मेरे पास स्टूडेंट्स पी एक पॉइंट है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये ओ पी का जो पोजीशन वेक्टर है स्टूडेंट्स वो है आर। हमने क्या किया, लेट ओ पी का जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है वो कितना है, अल्फ़ा है। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये हो गया हमारे पास पी एम इज परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। स्टूडेंट्स हमने 10th क्लास में किया है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम जो एंगल निकालते थे कोस थीटा, यानी जब हम निकालते थे कोस थीटा पी बी पी अपॉन एच एच बी में, तो कैसे निकालते थे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है ओ एम, यानी कोसाइन अल्फ़ा निकालूँ अगर मैं यहाँ से कोसाइन अल्फ़ा, तो वो क्या आएगा बेस यानी ओ एम अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ पी, तो यही आएगा। कोस अल्फ़ा क्या होता है स्टूडेंट्स मेरे पास एल, यानी डायरेक्शन कोसाइन होता है, एल इज इक्वल टू ओ एम। ओ एम कितना है स्टूडेंट्स मेरे पास, ओ एम है मेरे पास, ये है मेरे पास एक्स है स्टूडेंट्स, ओ एम की वैल्यू एक्स है, अपॉन ओ पी कितना है आर। तो यानी ओ पी डिस्टेंस को मैंने आर लिया है, डिस्टेंस तो आर है, ये वेक्टर तो मेरे पास आर है, लेकिन आर वेक्टर है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो आर का मैग्नीट्यूड यानी आर हो गया, मैंने वेक्टर का साइन यानी मैग्नीट्यूड यानी ओ पी लेंथ को हम डिस्टेंस कहेंगे। तो यानी एक्स किसके इक्वल आया, एक्स इज इक्वल टू आया एल आर। सिमिलरली हम वाई भी निकाल सकते हैं, सिमिलरली वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम आर आ जाएगा, और जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एन आर, यही आ जाएगा स्टूडेंट्स। अगर मैं जैसे मैंने एल निकाला है यानी एक्स निकाला है एल आर, यानी एक्स क्या था कोसाइन ऑफ अल्फ़ा, इसी तरह कोसाइन बीटा वाई एक्सिस पे भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, जेड एक्सिस पे भी। तो वाई आ जाएगा एम आर और जेड आ जाएगा एन आर। कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या आ गया स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ पी इन टर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइन क्या क्या आ गए स्टूडेंट्स, यानी x का कोऑर्डिनेट आया है एल आर, y का आया है एम आर और z का आया है एन आर। अब निकालते हैं स्टूडेंट्स रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन।
यानी रिलेशन निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन की, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन। तो रिलेशन निकालते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए आप लोग स्टूडेंट्स, हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अगर निकालें, देखिए मैंने निकाला है x इजिकल टू एल आर, एम इजिकल वाई इजिकल टू एम आर और एन इजिकल टू जेड इजिकल टू एन आर आया है। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को ऐड करूँ तो वो आएगा एल आर का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर प्लस एन आर का स्क्वायर, यही आएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये क्या आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास, यानी एल स्क्वायर आर स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर स्क्वायर आ गया, और यानी ये आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की कितना आया स्टूडेंट, आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आया। अब स्टूडेंट्स मैं अगर आर की बात करूं तो आर क्या है, वेयर आर क्या आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास, आर वेक्टर तो आएगा मेरे पास एक्स आई वाई जे जेड के, यानी एक्स आई वाई जे और जेड के। और अगर मैं आर का मैग्नीट्यूड निकालूं, आर के मैग्नीट्यूड को मैं ये बोलूँगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, यानी आर के मैग्नीट्यूड को मैं आर बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स। वेक्टर का साइन हटा देता हूँ तो ये इसका मतलब क्या है, आर का मैग्नीट्यूड। और आर यानी आर ये आया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, और आर का स्क्वायर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यही आएगा हेयर। अब देखिए स्टूडेंट, आर के स्क्वायर की वैल्यू रखता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे रख रहा हूँ। तो आर के स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास ये बचेगा 1 इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के। यानी ये रिलेशन आई स्टूडेंट हमारी डायरेक्शन कोसाइन की, यानी डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम किसके इक्वल होता है, हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ये आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर और लाइंस, क्योंकि स्टूडेंट्स वेक्टर भी क्या होते हैं, एक लाइंस भी क्या होता है, एक वेक्टर होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सपोज मेरे पास 2 वेक्टर दे रखे हैं या 2 लाइंस दे रखी हैं। फर्स्ट वेक्टर क्या है, यानी a1i प्लस b1j प्लस c1k, और दूसरा है b वेक्टर a2i प्लस b2j प्लस c2k। अब स्टूडेंट मुझे अगर इन 2 लाइंस या 2 वेक्टर के बीच में हमें एंगल निकालना है तो फार्मूला क्या था, कोस थीटा, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, यानी क्या था फार्मूला में, लेट थीटा बी दी, हमने एंगल अज्यूम कर लिया, लेट थीटा बी दी एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास कोस थीटा, वो आएगा ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, यही आएगा स्टूडेंट्स। तो ए डॉट बी यानी a1i प्लस b1j प्लस c1k डॉट a2i प्लस b2j प्लस c2k अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ए क्या है a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, और b का मैग्नीट्यूड a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, यही आएगा स्टूडेंट्स। यह आएगा कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो कोसाइन थीटा क्या आएगा स्टूडेंट, कोस थीटा i डॉट i1 तो a1 a2, j डॉट j1 तो b1 b2, k डॉट k1 तो c1 c2 अपॉन में a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर और इंटू a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इसको अलग एलसीएम ब्रेक करूं तो यहाँ पे आएगा कोस थीटा इज इक्वल टू a1 a2 अपॉन
A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। और इसी तरह से B1 B2 अपॉन A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर आ जाएगा, और A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C1 C2, यही आएगा C1 C2 अपॉन A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, और A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, A1 अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर, ये देखिए कल अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, A अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये आया था स्टूडेंट्स मेरे पास, आप देख सकते हो। ये देखिए A अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये क्या आया था? डायरेक्शन कोसाइन, यानी इसको हम L बोलते हैं, ये M आ जाएगा, ये N आ जाएगा, यही होता है ना L M N। तो यानी A1 अपॉन A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा L1, यानी कोस थीटा आया मेरे पास L1, और A2 अपॉन ये सारा ये L2। इसी तरह B1 अपॉन ये सब ये आया M1, और B2 अपॉन ये सारा M2 प्लस C1 अपॉन ये सारा N1 और C2 अपॉन ये सारा N2, यानी कोस थीटा किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, वेयर L1 M1 N1 क्या हो गए? डायरेक्शन कोसाइन हो गए फर्स्ट लाइन के, तो और L2 M2 N2 तो इस लाइन के डायरेक्शन साइन, वेयर L1 M1 N1 आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन 1 एंड L2 M2 N2 आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन 2। तो जब डायरेक्शन कोसाइन पता है तो मुझे उनके अगर दो वेक्टर या दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन पता है तो उनके बीच का एंगल निकालने का फार्मूला पता चल गया मुझे, L1 L2 प्लस M1 M2 N1 N2। इफ़ टू लाइंस और वेक्टर आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइंस और वेक्टर परपेंडिकुलर तो थीटा कितना 90 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट कोस 90 डिग्री, तो कोस 90 कितना आ जाएगा? कोस 90 इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, तो कोस 90 जीरो, तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 किसके इक्वल आया? जीरो के। कब? जब दो लाइन क्या थी? परपेंडिकुलर थी। यानी जब दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन कोसाइन की मल्टीप्लिकेशन का सम किसके इक्वल आएगा? जीरो के इक्वल आएगा। और दूसरा, यहाँ से अगर मुझे दो लाइन के डायरेक्शन रेशो पता है तो भी मुझे उनका एंगल निकालना पता चल गया। देखिए, जब डायरेक्शन कोसाइन पता है तो दो लाइन के बीच का एंगल L1 L2 M1 M2 N1 N2। अगर डायरेक्शन रेशो पता है स्टूडेंट्स तो हमने देखिए डायरेक्शन रेशो पता है तो हमें दो लाइन के तो उनके बीच का एंगल कैसे निकलेगा? A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन रूट A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर रूट A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, यही है। और यहाँ पे अगर कोस 90 को मैं जीरो रखूँ, यानी कोस 90 यानी अगर एंगल क्या है 90 डिग्री है दो लाइन के बीच का, तो यहाँ पे भी कोस 90 क्या हो जाए? जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2 C1 C2, या हम ये कहें A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर एंड A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। यहाँ पे भी मैंने थीटा जीरो रखा 90 रखा, तो कोस 90 जीरो आ जाएगा। जीरो इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये सारा जीरो की साइड होकर मल्टीप्लाई होकर के क्या बन गया? जीरो। यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर मेरे पास दो लाइंस या दो वेक्टर के मेरे पास डायरेक्शन रेशो पता है और वो परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लिकेशन का सम किसके इक्वल आएगा? जीरो के। अगर डायरेक्शन कोसाइन पता है तो डायरेक्शन कोसाइन की मल्टीप्लिकेशन का सम भी जीरो है। अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइन पता है तो मुझे उनके बीच का एंगल निकालने का डायरेक्ट फार्मूला पता चल गया, L1 L2 M1 M2 N1 N2। अगर डायरेक्शन रेशो पता है तो हमारे पास दो लाइन और दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का फार्मूला क्या है? A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर।
अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट P x1 y1 z1 एंड Q x2 y2 z2 ऑन ए लाइन हु डायरेक्शन कोसाइन आर L M N। उसकी प्रोजेक्शन क्या होगी, इज L इंटू x2 माइनस x1 प्लस M इंटू y2 माइनस y1 प्लस N इंटू z2 माइनस z1। यानी प्रोजेक्शन ऑफ P Q ऑन ए लाइन जिसके डायरेक्शन कोसाइन हमें पता है L M N, तो ये प्रोजेक्शन है स्टूडेंट्स। यानी हमें दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन की प्रोजेक्शन यानी पी क्यू की प्रोजेक्शन एक ऐसी लाइन के ऊपर जिसके डायरेक्शन को साइन पता है, तो वो प्रोजेक्शन ये आएगी स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको वेक्टर से इसको रिलेट करता हूँ। वेक्टर में हमने किया था प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या था, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या था स्टूडेंट्स, हमारे पास वो फार्मूला ए डॉट बी अपॉन ए का बी का मैग्नीट्यूड, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन उसका मैग्नीट्यूड। सिंपल सी बात देखिए स्टूडेंट्स, ये कैसे ये फार्मूला कंस्ट्रक्ट हुआ, देखिए मैं वहीं से रिलेट करता हूँ इसको। लेट हमारे पास लेट ए बी दी पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन कौन सी, पी क्यू लाइन के हमने पोजीशन वेक्टर क्या मान लिए, ए मान लिए। तो ए क्या है, पी मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स x1 y1 z1, तो क्यू क्या है x2 y2 z2, तो ए आ जाएगा हमारे पास पी क्यू वेक्टर क्या आएगा x2 माइनस x1 इंटू वाई पोजिशन वेक्टर क्यू माइनस पी प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे प्लस z2 माइनस z1 इंटू के, यही आएगा स्टूडेंट्स। अब लेट बी हमने एक लाइन मानी जिसका हमारे पास डायरेक्शन रेशो क्या है ए बी सी है, तो ए आई या A1i कह सकते हैं या AI कह सकते हैं एज यू विश। तो AI प्लस बी जे प्लस सी के हमारे पास क्या आई, एक अनदर लाइन आई जिसके डायरेक्शन रेशो ए बी सी है, या स्टूडेंट्स आप A1 B1 C1 कह लें, क्योंकि B हमने यहाँ पे वेक्टर को ले रखा तो यहाँ पे मैं B1 बोल दिया। अब प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, मुझे A की प्रोजेक्शन B के ऊपर निकालनी है, यानी ए क्या है, वो लाइन जो इन दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, इसकी प्रोजेक्शन उस लाइन के ऊपर जिसके डायरेक्शन को साइन एल एम एन है, तो क्या रहेगी, तो मैं ये रहेगी स्टूडेंट, उसने ये कहा है लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ। यानी ए की प्रोजेक्शन बी लाइन के ऊपर, बी लाइन ये है हमारे पास, इसके मैंने मुझे डायरेक्शन रेशो पता है, डायरेक्शन को साइन नहीं पता। अब स्टूडेंट्स मैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालता हूँ। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या था, प्रोजेक्शन का फार्मूला था हमारे पास ए ऑन बी का ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। अब ए लाइन क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स, x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे प्लस z2 माइनस z1 इंटू के डॉट बी। अब डॉट बी क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स, बी है a1i प्लस b1j प्लस c1 के, यही एज्यूम की है, अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, यानी बी का मैग्नीट्यूड a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। अब देखिए जब इसके साथ आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा a1 एक x2 माइनस x1 प्लस ये j डॉट जे 1 तो b1 y2 माइनस y1 k डॉट के 1 प्लस c1 z2 माइनस z1 अपॉन में क्या है a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट प्रोजेक्शन आई a1 के डाउन में इसको अलग करें, b1 के डाउन में इसके c1 के, तो a1 बटे ये सारा आ जाएगा l1, यानी l आ जाएगा स्टूडेंट मेरे पास l, यानी जो b लाइन है उसके डायरेक्शन को साइन को हमने l m n बोल दिया, l आ गया, तो l इंटू x2 माइनस x1 आ जाएगा, और b1 अपॉन ये आ जाएगा स्टूडेंट्स m इंटू y2 माइनस y1 प्लस c1 अपॉन a1 ये आ जाएगा n इंटू z2 माइनस z1। ये आ गई स्टूडेंट मेरी प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन, यानी ये एल एम एन क्या है, यानी जिस लाइन के ऊपर यानी बी लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन थी ना, तो बी के डायरेक्शन को साइन है, यानी हमें उस लाइन की प्रोजेक्शन निकालने हैं जो दो पॉइंट को ज्वाइन करे। दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या थी हमारे पास थी x2 माइनस x1, यही थी स्टूडेंट से आप देख सकते हो यहाँ पे, यानी पी क्यू थी x2 माइनस x1 आई y2 माइनस y1 जे z2 माइनस, यानी एक ऐसी लाइन जो दो पॉइंटों को ज्वाइन करे x1 y1 z1 और x2 y2 z2,
और किसके ऊपर, जिसके डायरेक्शन को साइन पता है, यानी अगर मुझे डायरेक्शन को साइन पता है बी लाइन के तो एल एम एन को सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। अदरवाइज डायरेक्शन रेशो पता है तो आप इस वे से भी कर सकते हो। तो मेरे पास फार्मूला क्या आ गया, यानी ये x2 माइनस x1 तो है जिस लाइन की प्रोजेक्शन निकालनी है, और एल एम एन क्या है, जिस लाइन के ऊपर निकालनी है। तो ये है प्रोजेक्शन का हमारे पास फार्मूला। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाकी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है, समझ आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।